आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, इसलिए जरूरी है कि आप भी इससे बाखबर हों। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरें। यूपी विधानसभा की छत पर एनएसजी और एटीएस समेत दूसरी एजेंसियों के कुछ कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए। दरअसल लखनऊ में आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई। इनमें विधानसभा के अलावा लोक भवन, मॉल और रेलवे स्टेशन भी शामिल रहे। लोक भवन में अब सीएम का नया दफ्तर भी होगा। इस दौरान ये स्थिति बनाई गई जैसे वहां आतंकी घुस आए हों और फिर सभी एजेंसियों को तालमेल बनाते हुए ऑपरेशन को अंजाम देना है। 2 दिनों तक चली इस पूरी मॉक ड्रिल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी ने भी करीब से मॉनिटर किया। मुंबई की सड़कों पर 86 साल से दौड़ रही बेस्ट की पुरानी डबल डेकर बसों की विदाई हो जाएगी। शुक्रवार को इन बसों का आखिरी सफर होगा। अब इन्हें म्यूजियम में रखने की भी तैयारी शुरू कर दी गई। ये लाल रंग की डबल डेकर बसें मुंबई में साल 1937 यानी अंग्रेजों के जमाने से दौड़ रही थी। इतना ही नहीं, 90 के दशक में सैलानियों के लिए लाई गई खुली बसें भी अब मुंबई की सड़कों पर दौड़ नहीं पाएंगी। इन्हें अक्टूबर से हटा दिया जाएगा। यूपी कांग्रेस ने बाराबंकी में बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सांसद उपेंद्र रावत भी पानी के बीच से होकर जाते नजर आए। इसमें कांग्रेस ने लिखा कि जब सांसद आवास के मार्ग पर ये हाल है तो आम लोगों के घरों की क्या हालत होगी। हालांकि इस पर सांसद उपेंद्र रावत ने सफाई दी कि वो अपने मोहल्ले में एक घर में फंसे बुजुर्ग को बचाने के लिए इस तरह पानी में उतरे थे। सांसद के अनुसार उनका ये वीडियो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक शख्स ने 45 फीट सूखे कुएं के अंदर अनोखा धरना शुरू किया। दरअसल उनका कहना है कि वो अतिक्रमण के खिलाफ पंचायत में भी शिकायत करा चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं होने पर अब उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अपने इस अनशन के दौरान वो कुएं के अंदर ही चारपाई पर सोकर ये अनोखा आंदोलन कर रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों का एक रंगारंग कार्यक्रम अमेरिका के मिशिगन में आयोजित किया गया। इस एल्यूमिनी मीट में 86 नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र शामिल हुए। ये सभी इन दिनों अमेरिका, कनाडा और स्वीडन में रह रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर उत्तर प्रदेश में नौकरी के नाम पर हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है। फर्जी कॉल सेंटर से फोन करके नौजवानों को किस तरह नौकरी का झांसा दिया गया और उनको चूना लगाया गया, ये समझना जरूरी है। आपकी जान पहचान में कोई ऐसी ठगी का शिकार ना हो, इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। एक फोन कॉल और नौकरी पक्की। ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन जॉब की तलाश में भटक रहे नौजवान को कुछ इसी तरह झांसे में लिया जाता है कि उसे फोन करने वाले पर यकीन हो जाता है। फोन पर मिली नौकरी की एवज में वो बड़ी रकम देने को भी तैयार हो जाता है और इस तरह एक बड़े स्कैम का शिकार हो जाता है। यूपी में नौकरी की तलाश कर रहे सैकड़ों लड़कों के साथ इसी तरह ठगी की गई और करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। हालांकि यूपी एसटीएफ ने नौकरी के नाम पर जालसाजी करने वाले गैंग को धर दबोचा है, लेकिन आगे कोई और ऐसे फ्रॉड का शिकार ना हो, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया। यूपी एसटीएफ के अनुसार इस ठगी के लिए फर्जी कॉल सेंटर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लखनऊ के इंदिरा नगर में एक कॉल सेंटर खोला था। लखनऊ से पहले वो गाजियाबाद में भी कॉल सेंटर चला रहे थे। इंटरनेट और दूसरे माध्यम से बेरोजगारों के नंबर पता करके कॉल सेंटर से उनको फोन किया जाता था। नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कों से 2 या 3 बार में 50,000 से 1 लाख रुपए वसूल लिए जाते थे। यहाँ के जल्दी लोकल लोगों को या अगल बगल के या मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों को जल्दी ये लोग टच नहीं करते थे। ये दूर दराज के लोगों को टच करते थे। अब वहाँ से किसी के 1,50,000 है तो आदमी बहुत प्रयास नहीं करता था या बहुत भागा दौड़ी नहीं करता था, इसलिए इनकी बातों की बहुत जानकारी नहीं हो पाती थी। ये हम लोगों को अपने माध्यम से हम लोगों ने इस चीज को डेवलप किया और फिर इसको हम लोगों ने पकड़ा। इस तरह फर्जी कॉल सेंटर खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई।
हैरानी की बात यह है कि जालसाजों ने अपने कॉल सेंटर पर एमटेक और बीटेक पास युवाओं को नौकरी दी थी, जो बातों के जाल में फंसाकर दूसरे नौजवानों से मोटी रकम वसूल रहे थे। एसटीएफ को जब इसकी ठगी की जानकारी हुई तो वो इसकी तफ्तीश में जुट गई। जब पता चला कि जालसाज लखनऊ के ही एक इलाके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं तो एसटीएफ ने छापा मारा और 4 आरोपियों को धर दबोचा। पता चला कि नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 700 बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी की गई। इस गैंग का नेटवर्क यूपी के 12 जिलों में फैला था। अलग अलग जिलों में आरोपियों ने अपने एजेंट भी रखे थे। इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 4 लोग मौजूद थे और चारों लोगों को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है, वो भी रंगे हाथों, जब वह कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। उनके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और कई ऐसे कागजात बरामद हुए हैं जिसपे वो नौकरी, स्टैंप्स, इस तरीके की चीज़ों को करते थे। यानी ये साफ है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने, एसटीएफ ने जो केस स्पष्ट किया है, इसमें कई नौजवान जुड़े हुए थे जिनको यह नहीं पता था कि वह किसके लिए काम कर रहे हैं। जो बेरोजगारों की जानकारी देने और उनसे रकम की वसूली का काम करते थे। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि कैसे बेरोजगारों ने फोन के जरिए हुई बातचीत पर भरोसा कर लिया और कैसे नौकरी के एवज में भारी रकम देने को तैयार हो गए। एसटीएफ इस मामले में पूछताछ करके और जानकारी जुटा रही है, लेकिन किसी को भी जब मोटी कमाई वाली नौकरी का ऑफर फोन पर मिले तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए। नौकरी का लालच हो या कोई और दबाव, किसी भी हालत में अनजान शख्स को पेमेंट ना करें, खुद भी सावधान रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद सत्र से पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को दिए कुछ निर्देश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किए। ये व्हिप संसद के विशेष सत्र को लेकर हैं। बीजेपी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सदन में सभी दिन मौजूद रहने को कहा। वहीं कांग्रेस ने भी अपने लोकसभा सांसदों को 5 दिन सदन में हाजिर रहने के निर्देश दिए। संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सवाल उठाए। हालांकि अदालत ने साफ किया कि वो सजा में छूट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कानून में इसे जगह दी गई है। लेकिन फिर भी अदालत ने पूछा कि कैसे ये दोषी माफी के योग्य बने। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छिपे आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। वहां पुलिस के साथ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस अभियान पर क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। उधर इस बीच जम्मू कश्मीर समेत कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। साथ ही सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। हिंदी दिवस के मौके पर देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम मोदी ने भी इस पर बधाई दी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा मातृभाषा नहीं सीखता तो न तो वो देश की संस्कृति से जुड़ सकता है और न ही देश के इतिहास को समझ सकता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में कोई नई दरार नहीं है, ये बात मंदिर समिति ने कही। इससे पहले कुछ अटकलें लगाते हुए मंदिर को लेकर चिंता जताई जा रही थी, लेकिन साफ किया गया कि मंदिर के सिंह द्वार पर कोई दरार नहीं है, न ही बन रही है। साथ ही इस इलाके में कोई भू धसाव भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा मंदिर समिति ने कहा कि जो पहले से हल्की दरारें थी, उनकी मरम्मत का काम एएसआई की तरफ से किया जा रहा है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सनातन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर कड़ा प्रहार करते हुए सुनिश्चित कर दिया है कि चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश को योजनाओं की सौगात दी, साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे। अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो।
अभी 10 दिन पहले तक जिस शब्द का राजनीतिक परिदृश्य में जिक्र तक नहीं था, कमाल ये है कि वही शब्द अब चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। वैसे तो सनातन को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार चल ही रहा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला तो हमले में नई धार आ गई। इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। बुधवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति ने फैसला किया कि भोपाल से रैलियों की शुरुआत होगी। एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी 49,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे, जहां विकास की बात तो हुई लेकिन एजेंडा सनातन रहा। प्रधानमंत्री ने जब सनातन समझाया तो उसमें मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई को भी शामिल किया। विवेकानंद और गांधी को भी नहीं भूले। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। समझने वाली बात ये है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के हिंदू नैरेटिव का तोड़ निकालना चाहता है और इसलिए दिल्ली की बैठक में जाति जनगणना पर फोकस करने का फैसला हुआ। जाहिर है विपक्ष पिछड़ी और दलित जातियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहता है, लेकिन इस दाव को समझते हुए प्रधानमंत्री ने पहले ही सभी जातियों को सनातन में समाहित कर लिया। वंचितों को वरीयता, यही भाजपा के सुशासन का मूल मंत्र है। सनातन पर इस नई सियासी बहस की कहानी ये है कि 2 सितंबर को स्टालिन के बेटे ने सनातन को खत्म करने का बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया तो दूसरे डीएम के नेताओं ने सनातन विरोधी बयानों की झड़ी लगा दी। लेकिन सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है, इसलिए संभल कर बयान दिए जा रहे हैं। सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सारे धर्म मिलकर तो देश आजाद हुआ है, तो ये कोई वो नहीं है, उसमें सबका अपना अपना सम्मान है। आस्था सबकी अलग अलग है, लेकिन एक सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए सबको। वो किसी की व्यक्ति की अपने पर्सनल कोई बयानबाजी होगी, कोई गठबंधन की बयानबाजी नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई गठबंधन की बयानबाजी नहीं है कोई। कांग्रेस नहीं चाहती कि उस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगे,
पर डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दल अपना वोट बैंक देख रहे हैं, इसलिए सनातन को सिर्फ वर्ण व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। Let them explain what is Sanatana Dharma. So far they have not explained. Sanatana Dharma is Manu Dharma. That is what a book, I have a book evidence by a university in the north, published about say 100 years back. Sanatana Dharma is Manu Dharma. We are against Manu Dharma. We are for equanimity. सनातनी जो है समाज व्यवस्था के परिवर्तन का विरोधी है। वो सामाजिक अन्याय में, सामाजिक भेदभाव में विश्वास रखने वाली परंपरा है, जो हिंदू धर्म का एक अंग है, जिसने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है इस देश में। सियासत में सनातन की एंट्री चुनावी मकसद से हुई है। अब देखना होगा कि इसके दम पर किसका दांव चलता है और कौन नाकाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन का जिक्र किया तो उसे इंडिया कहने के बजाय इंडी अलायंस कहा और घमंडिया गठबंधन कहकर प्रहार किया। तो इसके जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि पीएम वही करने के लिए वापस आ गए हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। अपमान। उनके स्तर पर उतरकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि वो एनडीए गठबंधन यानी कि गौतम अडानी एनडीए के प्रमुख हैं। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 67,771 तक पहुंचा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई रहा। वहीं निफ्टी भी 20,168 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 52 अंकों की तेजी के साथ 67,519 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 33 अंकों की तेजी रही। ये 20,103 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। सोना 50 रुपए फिसलकर अब 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही चांदी का भाव भी गिर गया। चांदी 400 रुपए सस्ती हो गई और अब ये 73,000 रुपए प्रति किलो पर है। टाटा मोटर्स ने अपनी 2 नई कार नेक्सॉन फेसलिफ्ट और नेक्सॉन ईवी लॉन्च कर दी। नेक्सॉन फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत करीब 8,10,000 रुपए रखी गई है, जबकि नेक्सॉन ईवी करीब 14,75,000 रुपए से शुरू हो रही है। बाजार में दोनों कार 7 रंगों के विकल्प के साथ मौजूद है। कंपनी का दावा है कि दोनों नई कार में 60 से ज्यादा कनेक्टिंग फीचर्स दिए गए हैं। थोक महंगाई दर के नए आंकड़े सामने आ गए। अगस्त में ये बढ़कर -0.52% पर पहुंच गई है, जबकि जुलाई में ये दर 1.36% पर रही थी। बता दें कि लगातार थोक महंगाई दर पिछले 5 महीने से 0 से नीचे है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी कड़ी में आज बात होगी हिंदी की। हिंदी दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसे जज साहब से मिलवाएंगे जो कि न्याय के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिंदी हमारी आन बान शान है। हिंदी देश का मान है, सम्मान है। हिंदी हमारी पहचान है और आज हमारी इस पहचान के उत्सव का दिन है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामना संदेश दिया है। उन्होंने कहा, मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदुस्तानियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। हिंदी भाषा ने
स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। हिंदी के मान सम्मान को बढ़ावा देने और कार्यक्षेत्र में इसके उपयोग को बढ़ाने का अभूतपूर्व काम संगम नगरी प्रयागराज में भी हो रहा है और वहां हिंदी का प्रतीक बन चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी। जस्टिस गौतम चौधरी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में ही 13,000 से अधिक फैसले हिंदी में दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में जस्टिस गौतम चौधरी हर दिन 30 से 40 आदेश हिंदी में सुना रहे हैं। उनके मुताबिक हिंदी को बढ़ावा देने की सीख उन्हें अपने पिता से मिली और उसी सीख का परिणाम है कि वो हिंदी में फैसले सुनाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके प्रति हमको आदर देना है तो हमको बढ़ावा देना भी चाहिए कि जब जितने शासनादेश हैं, जितने सरकारी आदेश हैं, FIR है, केस डायरी है, ये सारी चीजें, स्टेटमेंट जो है, गवाहियां जहाँ तक सब हिंदी में है। अगर ये सब हिंदी में है तो हिंदी में निर्णय करने में दिक्कत कहाँ है? 13,000 के आसपास NIC ने मुझे इन्फॉर्म किया है, 13,000 के ऊपर जजमेंट एंड ऑर्डर्स हुए हैं। आज हिंदी केवल देश ही नहीं विदेश में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। हिंदी बोलने सीखने के लिए विदेशियों में खासी दिलचस्पी देखी जा रही है। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई भी जा रही है। हिंदी दुनिया भर के भारतीयों को भावनात्मक रूप से एक साथ जोड़ने का काम करती है। हर हिंदुस्तानी ये दुआ करता है कि हिंदुस्तान और हिंदी का परचम दुनिया में और बुलंद हो। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मध्य प्रदेश से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में अभी से पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर वॉर में हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान का क्रेज देखा जा रहा है। भोपाल में जगह जगह कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ करप्शन का हैवान वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें फिल्म जवान के पोस्टर में बदलाव कर उनकी तस्वीर लगा दी गई। कांग्रेस ने इस पोस्टर की कड़ी निंदा की है और इन पोस्टर के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी जवान के पोस्टर के जरिए ही बीजेपी नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस पोस्टर में लिखा है कि ठगराज है वो सबसे बेईमान, 50% कमीशन है उसकी शान। जाहिर है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर के जरिए हमले तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। भोपाल के अलग अलग इलाकों में कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। हम बिट्टन मार्केट इलाके में इस समय मौजूद है, यहाँ पे भी पोस्टर लगा है कमलनाथ के खिलाफ। और इसको अगर आप देखें तो जो हालिया रिलीज फिल्म है शाहरुख खान की जवान, उसी के फोटो को एडिट करके यहाँ पे कमलनाथ का चेहरा उसमें लगा दिया गया है और नीचे उसके लिख दिया गया है करप्शन का हैवान और करप्शन नाथ फिल्म। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्कैनर भी है, जिस स्कैनर पे क्लिक करने से क्या कुछ होता है हम आपको दिखाते हैं। ये स्कैनर के पोस्टर पॉलिटिक्स जो है मध्य प्रदेश में वैसे भी खूब हो रही है इस बार, और इस स्कैनर पे क्लिक करने से इस तरीके से एक फोटो जो है वो खुल जा रहा है। इसमें लिखा है आरोप पत्र डाउनलोड करें और जन जन तक अभियान को पहुंचाएं, नाम फोन नंबर, करप्शन नाथ मुक्त मध्य प्रदेश। और ये जो है किसी राजनीतिक दल ने भले ही अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उसके इशारे पर ही इस तरीके के पोस्टर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर लगे हैं। हम आपको दिखाएं कि अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर जो है लगे हुए हैं। ये तस्वीर हमने दिखाई रोड की दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो वहां पर भी जो सार्वजनिक प्याऊ है उस पर भी पोस्टर जो है वो लगा दिए गए हैं। तो कई जगहों पर पोस्टर जो है वो इस समय भोपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भोपाल के फिलहाल ये पोस्टर जो है सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो सका है कि ये पोस्टर भोपाल की सड़कों पर किसने लगाए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, बीजेपी का डर अब साफ दर्शा रहा है उनके चेहरे के ऊपर। आज इस कृत्य को करने के बाद ये निम्न स्तर की राजनीति है जो मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखी। कमलनाथ जी का इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह का अपमान मध्य प्रदेश की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता करारा जवाब वोट के नाम पे देगी, बीजेपी को हरा के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करके। कांग्रेस को आरोप न लगाते हुए आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए। 15 महीने का वो काला कार्यकाल जिसमें वल्लभ भवन दलाली का अड्डा था, जिसमें हर जगह वादा खिलाफी की, सरकारी योजनाएं बंद कर दी और उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया गया। आज इसलिए वे करप्शन नाथ हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुए इस पोस्टर वॉर को लेकर जनता अब क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हमने जबलपुर में कुछ लोगों से बात की और सुनिए उनकी राय क्या है। हमारा तो मानना है ये पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता है। पोस्टर तो हम भी लगा सकते हैं, पोस्टर आप भी लगा सकते हो, अपने प्रचार कोई भी कर सकता है। अगर आपको करना है तो वाकई में काम करो, लोगों के दिलों में अपनी छवि बनाओ। पोस्टर लगाने से क्या है, आप इन पे आरोप लगा रहे, उन पे आरोप लगा रहे, साबित करके दिखाओ कि मैंने काम किया है। पोस्टर लगाने से कोई ज्यादा पब्लिसिटी होनी जाएगी, काम करके दिखाओ, जनता को काम चाहिए। अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो आपको खुल के सपोर्ट भी करेंगे, और अगर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहोगे तो वो कोई यूज नहीं है उसका। हालांकि इससे जनता को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता सबके कार्यकाल को देखी हुई रहती है, समझी हुई होती है। और अगर ज्यादा ही अगर ये पोस्टरबाजी की विश्वसनीयता है तो इन लोग को आरोपों को कोर्ट में ले जाना चाहिए, कोर्ट में नेता को कटघरे में करना चाहिए, जिससे जनता को संदेश जाएगा। ये पोस्टर प्रथा से तो कोई भला होने वाला दोनों का नहीं है। जनता का तो ये सोचना है कि पहले तो वो विकास कार्यों पे अपने ध्यान दें। पोस्टर लगाने से किसी के ऊपर भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, पोस्टरबाजी ना की जाए। और जनता का मानना है कि यदि आप विकास कार्यों पे ध्यान देंगे तो विकास एक हद तक एक चरम पे पहुंचेगा। दोनों पार्टियां जो पोस्टरबाजी कर रही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का हानि हो रही है। इसमें जो भी है मतभेद, दोनों पार्टियों के आपसी मतभेद है। यहाँ विकास को इन लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि पोस्टर किसका अच्छा है, पोस्टर किसका अच्छा नहीं है, उसको उतारने में ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। यह उनको तो यह देखना चाहिए कि समाज में जो व्यक्तियों के लिए जो सुविधा अच्छी होती है या कोई भी किसी के विकास में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि ये नहीं कि दोनों पार्टी आपस में लड़ती रहे। मेरे हिसाब से ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये पोस्टर पर ध्यान ना देते हुए यदि अपने कार्यों पर ध्यान दें और जो भी कार्य कर रहे हैं, दोनों अपने कार्यों के बारे में वर्णन करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कार्य करके दूंगा, देश के लिए मैं ये करूंगा या प्रदेश के लिए ये करूंगा, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या इनके पोस्टर पे नाम इनका दूसरे प्रतिपक्ष का या पक्ष का नाम लिखा जा रहा है, उसको अलग करते हुए इनको देश पर, इनको प्रदेश पर ध्यान देना है कि हमें अपने कार्यों का किस प्रकार से वर्णन करना चाहिए। पंजाब के स्कूलों में छात्रों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सरकार की ओर से ई कोड के तीसरे चरण को मंजूरी देने के बाद अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का उद्घाटन किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों का ताजा डेटा अपलोड होगा। इस वेब पेज के जरिए अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित कुल आपराधिक और सिविल मामलों की रियल टाइम जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की तारीफ की। पंजाब के स्कूलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। प्रदेश के सीएम भगवंत मान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि करीब 1 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इसे पढ़ने के लिए लगभग 10,000 शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अब भर्ती करने वालों की ही छटनी कर दी। खबर है कि कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने को कह दिया गया। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने ये फैसला लिया। उधर इस बीच गूगल का कहना है कि अब कंपनी को कम लोगों की जरूरत है, इसलिए ये कड़ा फैसला लिया। यूएन महासचिव ने की है भारत की तारीफ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने G20 समिट की मेजबानी को लेकर भारत की तारीफ की। साथ ही वो पीएम मोदी के प्रयासों के भी मुरीद हुए। गुतेरेस के अनुसार भारत की अध्यक्षता की सराहना करनी चाहिए। उसने अपनी प्रेसिडेंसी में दक्षिण की आवाज को एक मंच दिया। पाकिस्तान में एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दरअसल वहां पेट्रोल और डीजल के दामों में दोबारा काफी इजाफा हो सकता है। अटकलें हैं कि पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 16 रुपए का इजाफा हो सकता है, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा होगा। वहां की तेल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी घोषणा कर सकती है।
चीन ने एक बार फिर से ताइवान को धमकाने की कोशिश की। दरअसल उसने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में शक्ति प्रदर्शन किया। इसके लिए चीन ने अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट भेजे। ताइवान की रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में चीनी वायुसेना के 40 एयरक्राफ्ट ताइवान के दक्षिणी हिस्से में दिखाई दिए। अफ्रीकी देश लीबिया में तूफान और बारिश से हुई तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। वहां राहत और बचाव दल लगातार मलबे को हटाने में जुटा है, तो पीड़ितों को मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं इस बीच लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते दिखे ताकि प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक अनोखा फैशन शो हुआ। वहां दिव्यांगों ने मॉडलिंग की। इसमें बच्चे भी शामिल रहे। वो अलग अलग परिधानों में नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे अपने डॉगी के साथ भी रैंप वॉक करते दिखे। इनके अलावा कुछ दिव्यांगों ने व्हीलचेयर से भी मॉडलिंग की। न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।